Hello everyone, welcome in today's class. So today is lecture number 2 on chemical reaction and equation, and today's topic is chemical equation and how to balance it, and it is very much important for your exams. इसके बेसिस पे आपको बैलेंसिंग करने का क्वेश्चन आता है ना। आपको या तो रिएक्शन बैलेंस का क्वेश्चन आ सकता है या तो आपको इक्वेशन बैलेंस का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? स्टार्ट फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। देखो लेक्चर वन में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा पढ़े हैं। जो केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़े हैं प्लीज़ अब लेक्चर वन देखें, तब जाके आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज समझ आएगा। केमिकल इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, जिसमें हम कुछ सिंबल्स और फार्मूला का मदद लेते हैं और केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो कभी भी अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा केमिकल इक्वेशन का, देना सीधा इतना बताना है आपको, इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। एंड तो हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज कार्बन जो है हमारा यहाँ पे वाटर नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये ऑक्सीजन, वो बाय मिस्टेक ऐसे हो गया है, टाइप हो गया है। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो ये जो हो गया कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। अब कार्बन हमें मैं क्या बोली, इक्वेशन को हम सिंबल से या फॉर्मूला से करते हैं। कार्बन का सिंबल हो गया C, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CO2। तो जब हम इक्वेशंस को सिंबल्स और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इसे बोलते हैं इक्वेशन। तो बेसिकली इक्वेशन क्या है? इक्वेशन रिएक्शन को एक लिखने का प्रॉपर मैनर है, प्रॉपर तरीका है, ताकि हम इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव मैनर में और ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पाए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये लंबे लंबे बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं तो कितना आप नाम लिखोगे एक चीजों का, तो आप बस उसके सिंबल्स फॉर्मूलाज को डालो, वो इक्वेशन बन गया। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है रिएक्शन को इक्वेशन में लिखना। केमिकल इक्वेशन को कहीं ना कहीं वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा जो हमारा स्पेलिंग है उसका बस हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, कार्बन का वर्ड C, ऑक्सीजन का O, ये सब सिंबल्स लिखते हैं, इसलिए हम इसे वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन मांगे, वर्ड इक्वेशन का डेफिनेशन मांगे, आपको सेम चीज ही दोनों में लिखना है। क्लियर? देन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे, रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट। तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके पार्टिसिपेशन से जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रूल क्या है, ये मेरा रिएक्टेंट हुआ और ये मेरा प्रोडक्ट हुआ, तो हमेशा इतना याद रखना, रिएक्टेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और प्रोडक्ट आपको हमेशा राइट हैंड साइड में ही लिखना है। ये रूल है। रिएक्टेंट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, प्रोडक्ट हमेशा आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। और ये है एरो। एरो क्या इंडिकेट करता है? जस्ट रिमेंबर, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपका केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। मेरा केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, दैट इज फ्रॉम LHS टू RHS, तो मेरा एरो मार्क भी LHS टू RHS ही रहेगा। ठीक, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? दोनों तरफ होता है। जैसे कि मैं आइस से लिक्विड बना, लिक्विड से वापस आइस बन सकता है, तो हम ना इसमें से डबल एरो देते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि एरो जो है वो आपका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये एरो का मतलब है आइस से लिक्विड हो सकता है और इस एरो का मतलब है लिक्विड से आइस हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट कम टू हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस आर देयर। देयर आर टू टाइप। नंबर 1 इज बैलेंस्ड and number 2 is unbalanced. There are two type of chemical equation, balanced and unbalanced. तो पहले हम चलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जहां पे नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों का रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड सेम होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा रिएक्टेंट साइड, ये मेरा प्रोडक्ट साइड। आपको चेक करना है नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या होंगे मेरे, सेम होंगे। इस तरफ नंबर ऑफ एटम, इस तरफ नंबर ऑफ एटम। जैसे मान लीजिए इधर 4 एटम है तो इधर भी आपके 4 होने चाहिए, इधर 3 है तो आपका प्रोडक्ट में भी 3 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम जो है आपका सेम होगा, देन हम उसको बोलेंगे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एग्जांपल लेते हैं, जिंक जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। अब बहुत जन को ये भी नहीं पता होता है कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। देखो दो चीज होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है, एक डाइल्यूट एसिड होता है। इतना समझ लो बस, कंसंट्रेटेड में एसिड का क्वांटिटी ज्यादा होता है। ठीक है, एसिड क्वांटिटी दैट इज 100% एसिड हो सकता है, 90% एसिड हो सकता है। बट डाइल्यूट में आप जान लीजिए आपका वाटर का क्वांटिटी मैक्सिमम होता है। वाटर हम एसिड में मिक्स करते हैं, वाटर का क्वांटिटी मैक्सिमम होता है और एसिड का क्वांटिटी आपका बहुत ही कम होता है, दैट इज मिनिमम, है ना। रेशियो 80:20,
वाटर और एसिड का 80:20 या तो 90:10 का रेशियो होता है, तब जब हम उसको डाइल्यूट बोलेंगे। क्लियर? सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम जिंक में रिएक्ट करा रही हो तो जिंक का सिंबल है Zn और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। जब दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए तो हमें क्या सब्सटेंस मिला? हमें मिला जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4 उसका फॉर्मूला, एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, दैट इज H2, वो हाइड्रोजन का सिंबल है। अब आप कैसे मानेंगे कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा और 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, 1 2 3। सबसे पहला कॉलम होगा आपका एलिमेंट्स का नाम, उसके बाद वाला कॉलम होगा आपका रिएक्टेंट्स, एंड उसके बाद वाला कॉलम होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। तो पहले आपको एलिमेंट्स देख लेना है। देखिए सबसे पहले आपका आता है जिंक, Zn, तो यहाँ Zn लिख ली मैं। फिर H2 मीन्स हाइड्रोजन, तो आप सिर्फ H लिखें, हाइड्रोजन। S इज सल्फर, तो सल्फर। देन O इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। ठीक, तो जितना एलिमेंट्स हम उतना इसमें लिख लिए। और हमेशा याद रखना रिएक्टेंट साइड जितने एलिमेंट होंगे आपके प्रोडक्ट साइड भी उतने ही एलिमेंट होंगे, एक एक्स्ट्रा नहीं कि एक कम नहीं। देख लें, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सेम हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। सबसे पहले हम देखेंगे जिंक रिएक्टेंट तरफ कितना है, 1, सिर्फ Zn लिखा है मतलब 1। प्रोडक्ट साइड कितना है, सिर्फ Zn लिखा है मतलब 1, 1 1। ठीक है, दोनों इक्वल है। अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल है मतलब हमारा जिंक बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लीजिए H2, समझ लो, इस यहाँ पे समझो, H2 मतलब भी 2 हाइड्रोजन होता है और 2H मतलब भी 2 हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, तो अगर H2 लिखा है तो भी आपका हाइड्रोजन कितना है, 2, और 2H लिखा है तो भी आपका हाइड्रोजन कितना है, 2। H2 तो हमारा हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड भी H2 तो हाइड्रोजन हमारा 2 है। सल्फर आपका कितना है, इस तरफ देखो खाली S लिखा है, मतलब 1 सल्फर है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी खाली S है तो वो एक ही है। हालांकि ये ZnSO4 है, बट आपको इसको अलग अलग पढ़ना है, ZnSO4। Zn आपका 1, S आपका 1, O4 मतलब 4 ऑक्सीजन। ठीक है, आपको इसको अलग अलग करके पढ़ना है। तो S भी मेरा 1 और ऑक्सीजन यहाँ पे O4 मतलब 4, यहाँ पे भी O4 मतलब 4। ठीक, तो इसको देखो, समझो इस चीजों को कि O4 लिखने से भी 4 ऑक्सीजन और 4O लिखने से भी 4 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, ये O है, 40 मत पढ़ लेना, O। तो O4 लिखने से भी 4 ऑक्सीजन, 4O लिखने से भी 4 ऑक्सीजन ही होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में जितने हैं प्रोडक्ट साइड में भी इतने हैं, 1 1 2 2 1 1 4 4। बैलेंस्ड है कि नहीं? तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन हमारा, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम समझते हैं कि अनबैलेंस्ड क्या होता है। लुक एट हियर, अनबैलेंस मतलब आपका नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होंगे। किस तरफ? रिएक्टेंट तरफ हो सकते हैं या प्रोडक्ट तरफ हो सकते हैं। क्लियर? मान लीजिए रिएक्टेंट तरफ मेरा 8 नंबर ऑफ एटम्स है तो प्रोडक्ट तरफ मेरे 5 हैं, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ कि नहीं? बैलेंस मतलब कि 8 8 होना चाहिए, 7 7 होना चाहिए, इस तरीके से जैसे हम देखिए 1 1 अभी हो रहा था वैसे। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड है। एग्जाम्पल सेम लेंगे हम, हाइड्रोजन को हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन में, तब हमें क्या मिलेगा? वाटर। हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O2, वाटर का सिंबल फॉर्मूला H2O। सेम आपको बॉक्स बनाना है। ठीक, बॉक्स बनाएंगे आप 1 2 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कॉलम एलिमेंट्स का, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स का, तीसरा कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट का। आप ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहेगा तो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है रिएक्टेंट में, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके प्रोडक्ट में। तो पहले एलिमेंट्स कितने हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट में भी सेम होंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो मैं लिख ली हाइड्रोजन फॉर H एंड ऑक्सीजन O। तो आप चेक करें आपके रिएक्टेंट साइड कितने हैं, कितने हाइड्रोजन है। तो आपके रिएक्टेंट साइड H2 मतलब अभी समझे 2 हाइड्रोजन होता है तो 2 लिख दी मैं। प्रोडक्ट साइड भी H2 है तो हम इसे 2 लिखेंगे। आपको H2O को भी अलग अलग पढ़ना है, H2 को अलग है और O को अलग पढ़ना है आपको। ठीक है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन देखिए O2 मतलब 2 है, प्रोडक्ट साइड खाली O लिखा हुआ है मतलब 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाता है अनबैलेंस्ड। कैसे अनबैलेंस्ड हो गया? ये आपका यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, हो गया ना अनबैलेंस्ड यहाँ पे। तो आप अभी क्वेश्चन ही अराइज होता है अनबैलेंस्ड क्या होता है और हम अनबैलेंस्ड क्यों बोलेंगे? रिएक्शन तो हुआ, भैया अनबैलेंस्ड क्या है? हमेशा याद रखिए आपका रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपका इक्वेशन इस लॉ को फॉलो नहीं करता है इसका मतलब आपका इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो इक्वेशन समझते हैं? इक्वेशन ये बोल रहा है कि जो मैटर है वो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटेड दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ओनली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बच्चे थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी गड़बड़ करते हैं। फ्रॉम और फॉर्म दो अलग अलग चीज होता है। फ्रॉम मतलब हम बोलते हैं से, यहां से वहां तक, फ्रॉम ए टू बी, और फॉर्म मतलब होता है तरीका, कि एक तरीके से दूसरे तरीके में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्म। क्लियर? देन यहां पे आप समझिए कि इसका मतलब है कि ना ही हम मैटर क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम मैटर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बोले हाँ तो क्या प्रॉब्लम हुआ? इधर देखो, यहाँ रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन था, बट यहाँ प्रोडक्ट में आपका सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, मतलब 1 ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको बैलेंस करेंगे, ताकि ना कोई मास क्रिएट हो, ना एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो। इसके लिए हम बैलेंस करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि आप बैलेंस क्यों करना चाहते हैं, तो अब लिखेंगे केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करना चाहते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ना ही मास हम एक्स्ट्रा कोई क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल मास ऑफ जो भी रिएक्टेंट का मास होगा, प्रोडक्ट का भी मास उतना ही होना चाहिए। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बेसिस में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो तुम लोग लिखोगे टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, एंड डायरेक्ट तो बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब हम समझते हैं चीजों को। तो जब हम बैलेंस करेंगे वो रिएक्शन को, तो बैलेंस करने के बाद हम कुछ इस तरीके से रिएक्शन को लिखेंगे, 2H2 plus O2 गिव राइज टू 2H2O। तो हम क्यों लिखे? पहले हमारा रिएक्शन क्या था? H2 plus O2 गिव राइज टू H2O, बट हम उसे बैलेंस करने के बाद कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो हम सीखेंगे कि हम बैलेंसिंग का प्रोसेस क्या है पूरा। ध्यान से समझना अभी वाले पार्ट को, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम करेंगे बैलेंसिंग। चलो, तो बैलेंसिंग में क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें हम नंबर ऑफ एटम को बराबर करते हैं, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। जिसको भी अगर नोट डाउन करना है डेफिनेशन, तो तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। इक्वेशन हम ले लिए, हम देखे थे कि ऑक्सीजन तरफ हमारा प्रॉब्लम हो रहा था, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। हमेशा याद रखना, बैलेंसिंग करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है बस। कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन आप करेंगे? मल्टीप्लाई। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, बस आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, आपको अभी करना है बैलेंस। क्यों बैलेंस? क्योंकि मेरा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ 2-2 होना चाहिए, दोनों तरफ 1-1 होना चाहिए। तो 1-1 तो कर नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, हम बढ़ा सकते हैं। क्या करके? मल्टीप्लाई करके। तो आपको पहले चेक करना है कि किस तरफ कम है। द स्टेप नंबर 1, पहले तो इस तरीके से कॉलम बना लें। स्टेप नंबर 2 आप चेक करें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ। स्टेप नंबर 3, अगर आपका अनबैलेंस सिचुएशन है, देन जस्ट चेक किस साइड में कम है। तो मेरा इसमें प्रोडक्ट साइड में कम है, तो मेरा प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन दिखा आपको प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कहाँ पे? H2O में है। कितना कम है भाई? होना चाहिए था 2, होना चाहिए था 2, लेकिन है 1, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 करने के लिए? इंटू 2 करना पड़ेगा, तभी 2 बैलेंस होगा। इंटू 2 हम किस तरफ करेंगे? प्रोडक्ट साइड में करेंगे। तो प्रोडक्ट साइड में H2O है, जिसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और हम उसको लिखेंगे 2H2O। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी अगर हम चलें, तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से आपको बोला गया है कि आपको पहले इनको क्या करना है? बॉक्स बना लेना है, जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है। और हमेशा याद रखना, बॉक्स के अंदर के कंटेंट को आपको चेंज नहीं करना है, बॉक्स के अंदर के एलिमेंट को आपको चेंज नहीं करना है। जो भी करना है आपके बॉक्स को बाहर करना है। तो जब मैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब मैं यहाँ बॉक्स के बाहर 2 मल्टीप्लाई करूंगी, ताकि मेरे को बॉक्स के अंदर कुछ चीज चेंज करने के लिए ना मिले। बॉक्स के बाहर जब मैं 2 मल्टीप्लाई की, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगी। यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेती हूँ, बॉक्स बॉक्स, और यहाँ पे भी हमारा बॉक्स बन गया। बॉक्स के बाद 2 मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन आपको कॉलम बना के चेक करना है, और आपको तब तक
बैलेंस करना है, कॉलम बनाना है, बैलेंस करना है, कॉलम बनाना है, जब तक आपका प्रॉपर बैलेंस दोनों तरफ के एटम्स प्रॉपरली बैलेंस ना हो जाए। काउंट करते कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। पहले एलिमेंट्स सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगेन बोल रही हूं, कुछ क्रिएट नहीं, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो रिएक्टेंट साइड भी है तो प्रोडक्ट साइड भी वही होंगे। रिएक्टेंट साइड देखो कितना हाइड्रोजन है, H2 मतलब 2, प्रोडक्ट साइड 4। अब इसको समझो क्या होता है, यहां पे हमें लिखे 2H2O, इसका मतलब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 2H2 और ऑक्सीजन से लिखेंगे 2O। 2H2 मतलब 2 इंटू 2, इसका मतलब होगा 4। ये 2 और 2 को ना आपको इंटू कर लेना है, तो हो गया 4। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 है हाइड्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड। आपको यहीं से दिख गया भाई ये फिर से अनबैलेंस है, मुझे फिर बैलेंस करना पड़ेगा। बट ऑक्सीजन देख लेते हैं जिसको हम बैलेंस किए थे। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है O2। अगेन देखो मैं क्या बोली, 2 इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2O हो गया। 2O मतलब भी 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अगेन मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर है CaCO3 और ब्रैकेट के बाहर आप लगा दिए 3। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 कैल्शियम से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 कार्बन से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 कैल्शियम लिखेंगे, मतलब अंदर समझेंगे माइंड में, आपको ऐसे लिखना नहीं है। देन 3 कार्बन लिखेंगे एंड 3O3 लिखेंगे और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 9। तो आपको समझना है ब्रैकेट के बाहर जो भी इंटू हो, जो भी आप नंबर लगाओगे वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन चीजों का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। तो 2H2O के दौरान ये 2H2 भी हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर है हमारा, और ये 2O भी हुआ। 2H2 में 2 नंबर है तो इसको हम इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 और ये खाली 2 है, तो हाइड्रोजन 4 हम लिख लिया, ऑक्सीजन 2। आपको दिख रहा है ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब आप देखें हाइड्रोजन जो अनबैलेंस है किस तरफ कम है, हमको दिख गया कि रिएक्टेंट तरफ कम है। मैं पहले ही बोली बैलेंस करना है देन आपको मल्टीप्लाई करना है। कितना कम है, प्रोडक्ट की तरफ 4 है, इधर 2 है, तो कितना इंटू करना पड़ेगा, 4 करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तभी 4 4 होगा। तो अब 2 किस तरफ इंटू किया, अब 2 रिएक्टेंट में इंटू किए और अब हाइड्रोजन में 2 इंटू किए। समझ रहे हैं, रिएक्टेंट तरफ हाइड्रोजन है ना, तो आपको रिएक्टेंट तरफ जो हाइड्रोजन है उसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। बॉक्स बना हुआ है, आपको बस 2 ऐसे बाहर लिख देना है। तो हमको हाइड्रोजन तरफ 2 मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे 2H2। तो रिएक्शन क्या बना देखते हैं, बॉक्स बना लेना आप लोग। ये हो गया बॉक्स, ये हो गया बॉक्स प्रिपेयर्ड। तो हम हाइड्रोजन तरफ रिएक्टेंट तरफ हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई कर दिए और इस तरफ हम पहले में किए थे, प्रोडक्ट तरफ हम वाटर में 2 मल्टीप्लाई किए थे, ठीक। देन आपको अगेन कॉलम बना लेना है एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। देन देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट तरफ कितना है 2H2, इसका मतलब आपको इंटू करना है 2 इंटू 2 दैट इज 4 हाइड्रोजन है, ठीक। प्रोडक्ट तरफ भी आपका सेम है 2H2 दैट इज 2 इंटू 2 4, तो आपका प्रोडक्ट तरफ भी 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन आप देख लो O2 मतलब 2 और ये 2 आपका ऑक्सीजन पे भी एप्लीकेबल है तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये आपका बैलेंस हो गया 4 4 एंड 2 2। तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। जब हम लोग क्या करते हैं, जिस साइड भी कम होता है नंबर ऑफ एटम उस साइड हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो ये काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफी ज्यादा आपका बैलेंसिंग आएगा, या तो आपको रिएक्शन देगा, आपको रिएक्शन से क्या बनाना पड़ेगा, आपको रिएक्शन से इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने के बाद आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आगे जब हम लेक्चर से प्रोसीड करेंगे तो हम काफी ज्यादा बैलेंसिंग के ऊपर नंबर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज जो भी हम पढ़े उसके बेसिस में मैं बोलूंगी तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपका केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके ऊपर आपका डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकते हैं, जो कि बहुत रेयर है फिर भी पूछ सकते हैं। देन सेकंड आपका पूछ सकते हैं कि बैलेंसिंग जो हम कर रहे हैं वो किस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग का लॉ आपको पूछ सकते हैं। एंड डायरेक्ट आपको बैलेंस करने देंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं जिसको आपको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा फिर आप बैलेंस करेंगे, या डायरेक्ट आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे सकते हैं जिसको आपको बैलेंस करना है। तो इतना ही क्वेश्चन आ सकता है जो कि आज हम पढ़े इस लेक्चर में। बस इतना ही आज के क्लास के लिए। देन कोई भी अगर डाउट है देन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिसको भी लेक्चर 2 थोड़ा बहुत भी नहीं समझ आ रहा होगा देन आप प्लीज़ लेक्चर 1 देखें फिर आप लेक्चर 2 में आए। लेक्चर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछें। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, थोड़ा सा भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।